हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 120 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। आज का टॉपिक है हिंदी पट्टी पर बार बार सियासी प्रहार। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। राजनीतिक विमर्श एवं सोशल मीडिया में फिर से उत्तर बनाम दक्षिण द्वंद्व की चर्चा चल पड़ी है। ताजा चुनावी नतीजों में चंद राजनेताओं ने दृढ़ या विभाजन के तत्व खोज लिए हैं। पहले इस तरह की बातें कहीं-कहीं या कभी-कभी ही होती थी, पर अब ऐसी बातें संसद एवं मीडिया में अक्सर होने लगी हैं। ऐसी बातें तो दो कारणों से की जाती हैं। एक तो विभेद एवं विभाजन ढूंढने वाली दृष्टि के कारण, दूसरा राजनीतिक लाभ की मंशा से। दोनों ही प्रवृत्तियां राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इसके बाद यह प्रवृत्ति जब आगे बढ़ती है तो एक दूसरे की अस्मिता को नीचा दिखाने एवं लांछित करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक गोलबंदी के लिए ऐसी कोटि या श्रेणी आधारित ऐसी भावनाओं को पूरी सक्रियता के साथ जगाया जाता है। जाति, धर्म एवं श्रेणीयता ऐसी ही श्रेणियां हैं। श्रेणीयता की श्रेणी भारत एवं सांस्कृतिक भेद पर फलती फूलती है। ऐसा करने वाले इस प्रक्रिया में यह नहीं सोचते कि ऐसा करके हम दूसरे की अस्मिताओं एवं कोटियों को ही नहीं आघात पहुंचाते हैं, वरन इनसे जुड़े लोग, समाज एवं जन को भी हम दुखी करते जाते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों की एक झलक अभी हाल ही में तमिलनाडु में सत्तारूढ़ के सांसद सेंथिल कुमार के बयानों में दिखाई पड़ा, जब वह उत्तर भारत एवं हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ ने मिली विजय को गोमूत्र राज्य एवं उनकी राजनीतिक मानसिकता से जोड़कर व्याख्यायित करते हैं। गोमूत्र राज से यहाँ उनका आश्रय हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे उन 9 राज्यों से है जिन्हें कभी सियासी कोण से देखते हुए काऊ बेल्ट भी कहा गया था। उत्तर भारतीय राज्यों को एक खास बहिष्करण आधारित अभिजात्य मानसिकता के प्रभाव से काऊ बेल्ट तो कहा जाता रहा है। हालांकि गाय एक प्रकार से कृषिकालीन संस्कृति का प्रतीक रही है, जिसका प्रसार गंगा यमुना के किनारे बसी आबादी में हुआ है। वैसे गौमूत्र जैसी संज्ञा जिस ढंग से एवं जिस तरह से प्रस्तुत की गई है, उसकी उत्तर भारतीय समाज में गहरी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। शहरों एवं कस्बों की चाय की दुकानों पर अखबार पढ़ते लोगों की जनचर्चा एवं सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं में इसकी झलक देखी जा सकती है। यहाँ पर गोमूत्र राज एक व्यंग्यात्मक अर्थ में हिंदी पट्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है। उत्तर भारत का बहुलांश तो मूलतः हिंदी भाषी प्रदेशों से बना है, जिसे अभी आर्यावर्त एवं आर्यावर्त का विस्तार क्षेत्र भी कहा जाता रहा है, जहाँ प्राचीन काल में वेद, पुराण, उपनिषद, बुद्ध, जैन, श्रमण जैसे विचार एवं चिंतन मनन की प्रक्रिया चलती रही है। जहाँ भारत निर्माण की प्रक्रिया मगध साम्राज्य के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, जहाँ गणतंत्रों की सुदीर्घ परंपरा विकसित हुई, जो क्षेत्र अंग्रेजों के समय में गोरों द्वारा स्वाधिक
दमित किया गया, जहां सन 1887 के विद्रोह के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम कहा एवं माना जाने वाला विद्रोह प्रारंभ हुआ। उस क्षेत्र को तार्किकता से परे पिछड़ा एवं मात्र कर्मकांडीय प्रतीक के रूप में रूपायित करना कहा एक उचित है। इस पर हमें विचार करना होगा। हिंदी के महान चिंतक रामविलास शर्मा जिस हिंदी पुनर्जागरण की विस्तार से चर्चा अपने शोधों व पुस्तकों में करते हैं, उसकी भी भूमि यही क्षेत्र रहा है। हिंदी जो राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई की भाषा रही एवं उपनिवेशवाद विरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र को स्थापित करती रही है, उसके लिए व्यंग्यबाण नहीं चलने चाहिए। बलराज साहनी इतिहासकार तो नहीं थे, किंतु अत्यंत विचारवान फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1970 के दशक में दिए गए अपने व्याख्यान में अत्यंत विस्तार से बताया है कि कैसे अपनी प्रतिरोधी चेतना के कारण उत्तर भारत विशेषकर इस हिंदी पट्टी को अंग्रेजी द्वारा भयानक दमन कर पिछड़ा क्षेत्र बनाया गया है। अगर इनके पिछड़ेपन का ही राजनीतिक गीत किसी को गाना है तो उसे समझना होगा कि जनतंत्र की राजनीति का नैतिक पक्ष यह है कि उत्तर भारत के साथ औपनिवेशिक काल में हुए विकासात्मक अन्याय को दूर करने के लिए उसकी भरपाई की जाए। सामाजिक न्याय की ही तरह 150 साल पहले उपनिवेशवाद द्वारा दुष्प्रेरित अन्याय को समाप्त करने के लिए नए न्याय की अवधारणा पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। देश में कहीं भी राजनीति को चुनावी वोटों के रुझान के आधार पर ऐसा चलताव नहीं बनाना चाहिए। हमने देखा है कि कई बार उत्तर भारत में जीतने वाली राजनीतिक पार्टियां दक्षिण एवं पूर्वी भारत में भी टिकती रही हैं। भारतीय जनतंत्र के इतिहास को अगर देखें तो कांग्रेस कभी उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही भागों में बहुमत प्राप्त करती थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्व और दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी जीतती रही है। ऐसे में किसी राजनीतिक चेतना को मात्र एक क्षेत्र विशेष की चेतना बताकर विभाजनकारी आख्यान विकसित करना कहीं से उचित नहीं है। उत्तर भारत में आज भी सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन, हिंदुत्व के विचार, कई तरह की राजनीति सक्रिय है। ऐसे में किसी दल की जीत को या किसी क्षेत्र में किसी राजनीति के प्रसार को अपमानजनक रूप से स्थानांतरित करना उस क्षेत्र से जुड़े जनमानस की गलत व्याख्या है। जो जनमानस बहुलतावादी रहा है, जो विचार व विमर्श का केंद्र रहा है, जिसने भयानक दमन झेला और गुलामी विरोधी संघर्ष को संचालित किया, उसे किसी राजनीतिक लाभ के लिए एकायामी खांचे में फिट कर देना कहाँ तक उचित है, हमें सोचना होगा। हालांकि यह देखना सुखद है कि इस तरह की विभेदकारी अवधारणा की भी आलोचना खूब की जा रही है। ऐसे लोगों को भी संभलना चाहिए जो अक्सर बिहार, उत्तर प्रदेश के देश के प्रति योगदान का आकलन किए बिना ही कुछ गलत बोल देते हैं। जाहिर है, भारतीय समाज एवं राजनीति में अस्मिता आधारित राजनीतिक सरलीकरण की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना चिंताजनक है। यह भारतीय जनतंत्र के विकास के लिए हानिकारक है। ऐसी
वर्तियों का एक ही काट है, लोक एवं जन की आलोचनात्मक शक्ति का ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ उभार, आलोचनात्मक उभार एवं नवजागरण से ऐसी प्रवृत्तियां हारेगी और जनतंत्र भी ज्यादा गहरा एवं प्राणवान हो सकेगा। समाप्त। ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं।